बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो क्या अगर आपके सामने कोई बंदा गिर जाए तो आपको हंसी आती है? कोई बंदा अचानक से सामने से आ रहा हो और उसका पाँव फिसले और वो ज़मीन पे जा गिरे तो आप बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस बात की वजह क्या हो सकती है या इसका असर क्या हो सकता है? तो आज का हमारा टॉपिक यही है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे के लिए भी भलाई हो इसमें, ताकि दूसरे को भी ये बात समझ में आ जाए, उसकी ज़िंदगी आसान हो और वो दूसरों की भी ज़िंदगी आसान करे। तो चलें हमारा जो आज का वाक़या है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं ऑफिस में आते ही एक कप चाय ज़रूर पीता हूँ। उस रोज़ अभी मैंने पहला घूंट ही भरा था कि इत्तला मिली कोई साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि भिजवा दीजिए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और शलवार कमीज़ पहने, गिरेबान के बटन खोले, गले में काफ़ी सारा टेल्कम पाउडर डाले, हाथों में मुख्तलिफ़ किस्म की अंगूठियाँ और कानों में रिंग पहने हुए एक नीम काले साहब अंदर दाखिल हुए। सलाम लिया और सामने बैठ गए। मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। वो निहायत इत्मीनान से बोले, मैं भी एक मरासी हूँ। मैं बौखला गया। क्या मतलब? वो थोड़ी करीब हुए और बोले, मौला खुश रखे, मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था। सुना है आप भी मेरी तरह, मेरा मतलब है आप भी लोगों को हंसाते हैं। मैंने जल्दी से कहा कि हाँ, लेकिन मैं मरासी नहीं हूँ। अच्छी बात है, वो इत्मीनान से बोले। मैंने भी कभी किसी को अपनी हकीकत नहीं बताई। मेरा खून खौल रहा था। अजीब आदमी हो तुम, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। मेरा दिल चाहा कि उछलकर उसकी गर्दन दबोच लूं, लेकिन कमबख्त का डील डोल अच्छा था, इसलिए मैंने खुद को काबू में रखा और आने का मकसद पूछा। उसने मुहतात नज़रों से इधर उधर देखा, फिर टेबल पर आगे को झुक कर बोला, मुझे नौकरी चाहिए। मैं पहले चौंका, फिर गुस्से से भड़क उठा। ये कोई कमर्शियल थिएटर का दफ्तर नहीं है। तुमने कैसे सोच लिया कि यहाँ मरासी भर्ती किए जाते हैं? मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, सुनो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर तुम मुझे हंसा के दिखा दो। वो मेरा मुंह देखने लगा। मैंने उसकी हालत का मज़ा उठाते हुए उसे ज़ोर से हिलाया। हेलो, होश करो, बताओ ये चैलेंज कबूल है? उसने कुछ देर फिर अंगूठी घुमाई और नफ़ी में सर हिला दिया। मैं हैरान रह गया। वो मरासी होने के बावजूद मुझ जैसे अच्छे खासे मुअज़्ज़िज़ इंसान से हार मान रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने अजीब सा जवाब दिया, मैंने लोगों को हंसाना छोड़ दिया है। मैं उछल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? उसने लंबा सांस लिया और बेजारी से बोला, लोग अब हंसना छोड़ चुके हैं। मैंने एक ज़ोरदार कहका लगाया, ये तुम्हारी गलत फहमी है। दुनिया आज भी हंसती है, मज़ाहिया तहरीरें पढ़ती है, मज़ाहिया ड्रामे देखती है, जुगतें पसंद करती है। मैं उसके जवाब का मुंतज़िर था। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसकी आवाज़ आई, आपका मुंह फ़लस्तीन के लोमड़ जैसा है। मुझे गोया एक करंट सा लगा और मैं कुर्सी से फिसल गया। मेरी रग रग में तूफान भर गया। वो मेरे दफ्तर में बैठकर मुझे ही लोमड़ कह रहा था। बात तो सच थी, मगर बात थी रुसवाई की। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। इससे पहले कि मैं उस पर चाय का गरम गरम कप उंडेल देता, वो जल्दी से बोला, आपका एक जिगरी दोस्त शहजाद सगीर है ना? मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया, हाँ है। फिर वो फौरन बोला, उसकी शक्ल बैंकॉक के जमादार जैसी है। मैंने बौखला कर उसका ये जुमला सुना, कुछ देर गौर किया और फिर बेइख्तियार मेरी हंसी छूट गई। मैं हंस हंस कर लोटपोट हो गया। 3-4 मिनट तक ऑफिस में मेरे कहके गूंजते रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया और दांत निकालते हुए कहा कि शर्म करो, वो मेरा दोस्त है। मेरी बात सुनते ही मरासी ने पूरी संजीदगी से कहा, ऐसी हंसी आपको अपने ऊपर लगने वाली जुगत पर क्यों नहीं आई? मैं एकदम चौंक उठा। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। हमारे माशरे में वाकई वो चीज़ ज़्यादा हंसी का बायस बनती है जिसमें किसी दूसरे की जिल्लत का सामान हो। यही वजह है कि स्टेज ड्रामों और आम जिंदगी में जब हम किसी दूसरे को जलील होते हुए देखते हैं तो हमारा दिलो दिमाग फ्रेश हो जाता है। कोई बंदा चलते हुए गिर जाए, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, किसी के पीछे कुत्ता दौड़ लगा दे, किसी की बस निकल जाए
اور وہ آوازیں لگاتا رہ جائے تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ یہی عمل اگر ہمارے ساتھ ہو اور دوسرے ہنسیں تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں۔ گویا ہنسنے کے لیے کسی کا ذلیل ہونا لازمی امر قرار پا چکا ہے۔ یہی رویہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں در آیا ہے۔ ہمیں اپنے سکھ سے اتنی راحت نہیں ملتی جتنے کسی کے دکھ میں ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہاں جو انسان اچھی نوکری پر ہے وہ بڑی طمانینت سے مسکراتے ہوئے بے روزگار کو اٹھتے بیٹھتے اپنی کامیابیوں اور اس کی ناکامیوں کی وجوہات بتاتا ہے، چاہے بے روزگار اس سے 100 گنا زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو کسی بھوکے کو دیکھتے ہی اپنے لیے کھانا منگوا لیتی ہے۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں اے سی آن کر کے جا رہے ہوں تو ہمیں سڑک پر اپنے بیوی بچوں کا بوجھ اٹھائے سائیکل پر جاتا ہوا غریب آدمی بہت لطف دیتا ہے۔ ہمارے سامنے کسی کمزور کو مار پڑ رہی ہو تو ہم بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگتے ہیں۔ ہم اپنی کامیابیوں کا اپنا حق سمجھ کر انجوائے کرتے ہیں اور ناکام انسانوں کو محنت کرنے کے مشورے دیتے ہیں۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بے بسی کا مزہ لیتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے اسے یہی نصیحت کرتا ہے کہ کچھ اپنا گھر بنانے کا بھی سوچو، حالانکہ جو انسان کرائے پر رہتا ہو اس سے زیادہ اپنا گھر بنانے کی خواہش بھلا کون کر سکتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل نہر میں جا گرے تو نکالنے والے کم اور انجوائے کرنے والے زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذیت میں ہم ہوتے ہیں اور مسکرانے کے لیے پورا زمانہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی مجبوریاں اور ذلتیں دوسروں کے ہنسانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہم سب بیک وقت تماشا بھی ہیں، تماشا گر بھی ہیں اور تماشائی بھی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔